जय हिंद दोस्तों, मैं हूं प्रमोद कुशवाहा और आप देख रहे हैं अपना सर प्रमोद यूट्यूब चैनल। आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि जो आपका क्लास 12 है, क्लास 12 में आईएससी में जो आपका जियोलॉजी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होने वाला है कल, यानी कि 12 अप्रैल को। तो उसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन किस टाइप का आएगा और कौन कौन सा आएगा, ये मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को बताऊँगा, जो कि आपका इस वीडियो में 10 क्वेश्चन और आंसर होगा। तो आप इस वीडियो को देखना नहीं भूलेंगे। अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लेंगे, ताकि जो अगला केमिस्ट्री का एग्ज़ाम होने वाला है उसका भी इम्पोर्टेंट वीडियो मैं आपको दूंगा। तो चलिए मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं कि इसमें किस टाइप का क्वेश्चन और किस टाइप का आंसर आने वाला है। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन का नंबर से आप मतलब मत रखिएगा। इसमें क्वेश्चन नंबर 13 लिखा हुआ है, लेकिन क्वेश्चन नंबर से मतलब मत रखिएगा। मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को बता रहा हूँ और इसका जो आंसर है उसको समझा दे रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए इसमें जो क्वेश्चन पूछा हुआ है कि अयस्क के प्रतिशत की विवेचना करें, यानी कि अयस्क में आखिर उसकी प्रतिशत क्या होती है उसकी विवेचना करना है, यानी कि इसको बताना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है कि किसी अयस्क में उपस्थित धातु के प्रतिशत को अयस्क का औसत प्रतिशत कहा जाता है। यानी कि किसी भी अयस्क में अगर धातु का प्रतिशत उसमें उपस्थित होता है तो उसको अयस्क का प्रतिशत कहा जाता है। खनिज पदार्थ को अयस्क के रूप में उपयोग करने के लिए धातु का औसत प्रतिशत एक न्यूनतम से न्यूनतम अधिक होनी चाहिए। यानी कि इसमें जो है कि कह रहा है कि मान लीजिए खनिज पदार्थ है और उसमें अयस्क के रूप में अगर उसको उपयोग करना है, तो उपयोग करने के लिए क्या होता है कि धातु औसत का प्रतिशत जो है कि न्यूनतम होनी चाहिए, यानी कि कम होना चाहिए। ठीक है, फिर देखिए इसमें आगे बोला जा रहा है, इस न्यूनतम औसत प्रतिशत को कट ऑफ ग्रेड यानी कि कहते हैं। ठीक है, किसी धातु का औसत प्रतिशत धातु निर्माण की कीमत एवं धातु विशेष के महत्व पर निर्भर करता है। यानी कि किसी भी धातु है और धातु का औसत प्रतिशत का अगर निर्माण है तो उसकी कीमत मतलब कि उसकी कितना मूल्य है उस पर, और उसके जो महत्व होते हैं विशेष, उस पर निर्भर करते हैं। यानी कि महत्व और फिर उसकी कीमत पर निर्भर करते हैं। ठीक है, फिर देखिए इसमें आगे बोला जा रहा है कि सामान्यतः यह प्रतिशत में व्यक्त किया जा सकता है। यानी कि सामान्यतः हम लोग जो है कि इसको प्रतिशत में व्यक्त कर सकते हैं। फिर आगे है कि कीमती धातु जैसे सोना, कीमती धातु में कौन कौन आता है, तो सोना, चांदी, यही ना है कि जो सबसे ज़्यादा महंगी होती है। तो सोना, चांदी आदि का कट ऑफ ग्रेड या औसत प्रतिशत आउंस प्रति टन के रूप में व्यक्त किया जाता है। यानी कि जब सोना और चांदी जो होता है उसको कैसे मापा जाता है, उसकी प्रतिशत को कैसे देखा जाता है, तो आउंस प्रति टन के रूप में, यानी कि आउंस प्रति टन के रूप में इसको जो है कि व्यक्त किया जाता है। ठीक है, अब देखिए फिर इसमें आगे लिखा हुआ है कि कुछ महत्वपूर्ण सामान्य के रूप में व्यक्त किया जाता है। यानी कि कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि बहुत अलग प्रकार से व्यक्त किया जाता है। तो फिर नीचे लिखा हुआ है कि कुछ महत्वपूर्ण सामान्य धातुओं के लिए भारत में अयस्क का औसत प्रतिशत निम्नलिखित है। ठीक है, यानी कि भारत में जो अयस्क का प्रतिशत है वह किस प्रकार का है, तो देखिए इसमें धातु जो है आपका यहाँ पे पहला धातु बोला हुआ है, तो धातु का हो जाएगा आपका कम से कम प्रतिशत। यानी कि धातु जो है कि इसका कम से कम प्रतिशत होता है। अब बात किया जाए लोहा की, तो लोहा की जो भारत में प्रतिशत है ये आपका 30% है, यानी कि लोहा 30%। सोना का बात किया जाए तो 0.15 आउंस टन। ठीक है, यानी कि सोना का बात किया जाए तो 0.15 आउंस टन। फिर आगे देखिए इसमें क्या है, अब चांदी की बात करें, हम लोग चांदी की बात करें तो चांदी का 10 आउंस
प्रति टन होता है, यानी कि चांदी का 10 आउंस प्रति टन। ये आप याद रखेंगे, ये आपका ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है और सब्जेक्टिव में तो आपको बताना ही है इसमें। अब प्लैटिनम का बात किया जाए तो प्लैटिनम का होता है 0.10 आउंस प्रति टन, ठीक है। तांबा का बात किया जाए तो तांबा का होता है 0.7% आउंस प्रति टन। अब शीशा का बात करते हैं तो शीशा का हो जाएगा आपका 3.0%, ठीक है। अब क्रोमियम है तो क्रोमियम का होता है आपका 32%, यानी कि क्रोमियम का होता है Cr2O3, ठीक है। आप इसको याद रखेंगे, आप वहाँ पे सब्जेक्टिव में भी लिखेंगे और कहीं अगर ऑब्जेक्टिव में भी पूछ दिया जाए तो आप इसको बता देंगे, ठीक है। फिर देखिए इसमें आगे आपका वो लिखा हुआ है कि उपरोक्त सूची धातु का न्यूनतम प्रतिशत है, यानी कि ऊपर में दिया हुआ सूची जो है कि धातु का प्रतिशत है, ठीक है, जो अयस्क कहलाने के लिए आवश्यक माना जाता है। इसी के वजह से हम लोग उसको अयस्क कहते हैं। ए प्रतिशत जो होती है, ऊपर में जितना भी प्रतिशत दिया हुआ है ए प्रतिशत होती है, इसी के कारण हम लोग इसको अयस्क कहते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें फिर आगे लिखा हुआ है कि इस न्यूनतम प्रतिशत के आधार पर खनिज निक्षेपों का आर्थिक दृष्टि से लाभकारी माना जाता है, यानी कि इसी प्रतिशत के आधार पर हम लोग खनिज जो है, जो भी खनिज होता है उसको हम लोग लाभकारी मानते हैं, यानी कि हम लोगों को लाभ होने वाला मानते हैं, यानी कि हम लोग को उससे लाभ है, ठीक है। अब इसमें देखिए फिर आगे लिखा हुआ है कि साथ ही खनन कार्य प्रारंभ करने के पूर्व अयस्क के औसत प्रतिशत के अतिरिक्त खनिज निक्षेप में खनिज की मात्रा, खनिज की सतह से दूरी, परिवहन, श्रमिकों की सुविधाएं आदि तथ्यों पर विचार करना आवश्यक माना जाता है। यानी कि जब कहीं पे मान लीजिए कि खनन हो रहा है, यानी कि खनन हो रहा है, खनन मतलब होता है कि कहीं से खोदाई किया जा रहा है, उसमें निकल रहा है, अगर वहाँ पे कोई खनिज निकलता है तो खनिज में उसकी प्रतिशत पता चल जाता है, खनिज निकलता है तो उसकी प्रतिशत देख लिया जाता है कि कितना % है, फिर उसको साफ करके उसका धातु जो है उसको अलग कर लिया जाता है, ठीक है। तो ये खनन करने में सबसे ज़्यादा इसमें है कि आपका इसमें वह दूरी कितनी है, दूरी और परिवहन मतलब कि आने जाने का साधन भी, और उसके लिए मजदूर की सुविधाएं, ये सब जो है कि आपका उस पर बहुत अधिक डिपेंड करता है खनन करने के लिए, ठीक है। खनन करने में बहुत ही कम आपको मजदूर मिल पाएंगे, क्योंकि खनन करना यानी कि ज़मीन के नीचे भी जाना पड़ता है, बहुत अंदर तक जाना पड़ता है। कोयला का जब खुदाई होता है तो कोयला का खुदाई के लिए जो है कि सुरंग की तरह बना के जहाँ जहाँ पे कोयला मिलता है धरती के अंदर, बहुत अंदर तक जाया जाता है जहाँ की हवा नहीं पहुँच पाता है। इसके वजह से उसकी मजदूर पर भी डिपेंड करता है, यानी कि श्रमिक जो होते हैं उसकी सुविधा पर भी। तो उसमें कोयला का जब खनन होता है तो उसमें ऑक्सीजन सब पीठ पर बांध करके और ज़मीन के अंदर जाता है, क्योंकि वहाँ पे जो है कि हवा नहीं मिल पाता है ताकि मनुष्य वहाँ पे सांस ले सके, ठीक है। अब देखिए मैं अगला क्वेश्चन का बात करता हूँ, वह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मैं सारा VVI क्वेश्चन को ही बताऊँगा, ठीक है। आप इसका तैयारी करना नहीं भूलेंगे। आपका देखिए अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यानी कि VVI क्वेश्चन जो है कि ये है, यानी कि इसमें बोला जा रहा है कि झारखंड के कोयला निक्षेप बनने की प्रक्रिया का वर्णन करें, यानी कि झारखंड में जो कोयला निक्षेप बनता है उसकी प्रक्रिया जो होता है उसका वर्णन करना है इसमें, ठीक है। तो देखिए इसका क्या आंसर होगा। यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं कि लिखा हुआ है कि कोयला प्राचीन वनस्पति का परिवर्तित रूप है, यानी कि प्राचीन जो भी वनस्पति होते हैं यानी कि पेड़ पौधे जो पहले के थे उसका परिवर्तित होकर के यानी कि बदल करके तब उसका रूप धारण किए हैं कोयला का। यानी कि ज़मीन के अंदर मान लीजिए कि कोई भी पेड़ था, कोई भी बड़ा बड़ा पेड़ था, पहले धरती पर विशाल विशाल पेड़ पाए जाते थे, वे जब यहाँ पे चेंज हुआ, वातावरण चेंज हुआ, भूकंप वगैरह आया, तब उसके कारण क्या हो गया कि धरती में अंदर ये पेड़ जो है कि अंदर चले गए, अंदर जाके दब गए, पेड़ पौधे दब गए, और अंदर दबने के बाद क्या हुआ कि इसमें लाखों करोड़ों साल जब वे रहे तो यहाँ का जो जहाँ पे अंदर में दबे यहाँ की उपस्थिति वातावरण के कारण ये क्या हो गए कि चेंज हो गए, कोयला में
पेट्रोलियम कोयला में चेंज हो गए। ठीक है, वनस्पति जो है कि हमेशा कोयला में चेंज होता है, तो वनस्पति कोयला में चेंज हो गए, यही कोयला का निर्माण किए हैं। तो इसीलिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि कोयला प्राचीन वनस्पति का परिवर्तित रूप है। ठीक है, फिर देखिए इसमें आगे बताया जा रहा है कि इसकी उत्पत्ति कार्बोनिफेरस युग में मानी जाती है। इम्पोर्टेंट यहाँ पे देखिए आया है बात, कह रहा है कि कोयला की उपस्थिति कौन सा युग में मानी जाती है, तो कोयला की उपस्थिति कार्बोनिफेरस युग में मानी जाती है। ये आपका क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बना के भी पूछ सकता है। ठीक है, तो आप इसको याद रखेंगे। फिर इसमें आगे बताया जा रहा है कि यह परतदार चट्टानों के मध्य पाया जाता है, यानी कि जितने भी परतदार चट्टान होते हैं, परतदार यानी कि परत के ऊपर ऐसे एक, मान लीजिए कि बड़ा सा पत्थर है तो परतदार चट्टान होती है, ऐसे ऐसे रेघारी उसमें यानी कि लाइन की तरह बना होता है। ठीक है, यानी कि अगर उसको हम लोग पटकते हैं तो टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है, जहाँ जहाँ लाइन रहता है वहाँ वहाँ से जल्दी फटता है। ठीक है, यानी कि ये बताया जा रहा है कि जो यह परतदार चट्टानों के मध्य में पाया जाता है। ठीक है, अब फिर देखिए इसमें आगे लिखा हुआ है कि यह एक ज्वलनशील कार्बनिक भूतत्व है जिसमें कार्बन, वाष्पशील द्रव्य, नमी, राख आदि तत्व रहते हैं। ठीक है, पौधे के विघटन तथा कालांतर में ऊष्मा एवं दबाव के फलस्वरूप आश्मीकरण होने से पहले पीट बनता है। यानी कि जब वहाँ पे पेड़ पौधे मान लीजिए अंदर में गए तो उसका वातावरण जो चेंज हुआ, उसमें क्या है कि अनेक प्रकार का चेंज हुआ, और उसी के कारण जब वे बदले तो सबसे पहले बदलता है तो वो पीट के रूप में बदलता है। पीट के रूप में बदला था, और पीट के रूप में बदलने के बाद जो है तब वह दूसरा रूप में बदला, तब फिर जा करके कोयला बना। ठीक है, तब इसमें सबसे पहले पीट के रूप में बदलता है। और कोयला जो होता है कि ज्वलनशील कार्बनिक भूतत्व है, यानी कि जलने वाला पदार्थ है, उसमें आग लगाया जाए तो वह जलता है, यानी कि दहन होता है कोयला का। ठीक है, फिर देखिए इसमें आगे लिखा हुआ है कि कालांतर में दबाव एवं वृद्धि के साथ ऊष्मा भी बढ़ती जाती है, फलतः प्रक्रिया में वृद्धि के साथ पीट का रूप परिवर्तन होता जाता है। इस दबाव के अतिरिक्त उच्च कोटि के कोयले के निर्माण में भूगर्भिक दबावों का भी हाथ रहता है। झारखंड बिहार कोयले के सुरक्षित भंडार और उत्पादन में भारत अग्रणी राज्य है, जो देश का 1/3 से अधिक कोयला प्रति वर्ष उत्पादित होता है। यहाँ का एक कोयला कार्बोनिफेरस युग का है, फलतः इसकी गुणवत्ता अधिक उत्तम है। इसमें कार्बन का प्रतिशत 50 से 60% है। यानी कि बोला जा रहा है कि झारखंड में भी बहुत सारा कोयला का जो है कि उत्पत्ति हुआ है, और झारखंड में भी कोयला बहुत सारा निकलता है। और ये जो हम लोग आंसर बता रहे हैं झारखंड के रिलेटेड ही बता रहे हैं, झारखंड के कोयले का निक्षेप ही हम लोग बता रहे हैं। और इसमें जब कोयला कार्बन बना हुआ है तो इसमें जो है कि कोयला में झारखंड में कार्बन की प्रतिशत लगभग 50 से 60% है, यानी कि कोयला में कार्बन 50 से 60% में पाया जाता है। फिर देखिए इसमें आगे बताया जा रहा है कि साथ ही खुदाई के दृष्टिकोण से अनुकूल है। इसकी परतें क्षैतिज एवं मोटी होती है, यानी कि इसकी परत जो है कि मोटी मोटी पाई जाती है। कहीं कहीं 25 मीटर मोटी परतें भी पाई जाती है। ये बिटुमिनस के और एंथ्रासाइट दोनों प्रकार का कोयला पाया जाता है। देखिए बहुत मोटा मोटा परत पाया जाता है। अब यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन सकता है, मोटा परत पाया जाता है तब उसको किस प्रकार का कोयला कहा जाएगा, तो बिटुमिनस और एंथ्रासाइट ये दोनों प्रकार का पाया जाता है। ठीक है, कौन कौन, बिटुमिनस और एंथ्रासाइट दोनों प्रकार का। ठीक है, यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना के पूछा जा सकता है। फिर आगे देखिए इसमें क्या होगा, अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लेंगे और इस वीडियो को लाइक कर देंगे। ठीक है, फिर देखिए इसमें आगे लिखा हुआ है कि
बिहार झारखंड में 6,116 करोड़ टन कोयले का सुरक्षित भंडार है। बिहार और झारखंड में मिला के 6,116 करोड़ टन का सुरक्षित भंडार है, जो कि कोयला यहाँ पे है 6,116 करोड़ टन। ठीक है, जो अभी निकल रहा है, जो देश के संचित भंडार का 36% है। पूरा देश में मिला के 36% केवल बिहार और झारखंड में ही कोयला है। इसमें सबसे अधिक निक्षेप झरिया में है। झारखंड के झरिया जो है, झारखंड में ही झरिया है, झरिया में सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा कोयला का परसेंट है। यह संचित भंडार भारत के संचित भंडार का 1/3 से अधिक है। यानी कि झरिया में जो कोयला का भंडार है तो भारत में पूरा मिला के और इसका 1/3 से भी अधिक है। ठीक है, फिर आगे देखिए, इसमें है कि उत्पादन में भी यह क्षेत्र अग्रणी है। इस स्वतंत्रता के बाद कोयले के उत्पादन में 6 गुनी से अधिक वृद्धि हुई है। जैसा कि निम्न तालिका से स्पष्ट है कि यह वृद्धि भारत में औद्योगिक विकास, परिवहन के साधनों का विस्तार और घरेलू खपत में वृद्धि के कारण हुई है। यह उल्लेखनीय है कि खनिज से होने वाले आय का 3/4 केवल कोयले से ही प्राप्त होता है। यानी कि झारखंड में जो है कि सबसे ज़्यादा कोयला से पैसा मिलता है। कोयला, मान लीजिए गवर्नमेंट है तो उसको सबसे ज़्यादा कोयला से पैसा मिलता है। यानी कि इसमें कोयला से ही प्राप्त होता है। आय जो है कि सबसे ज़्यादा कोयला से ही प्राप्त होता है। अगर खनिज की बात किया जाए तब झारखंड में, तो यही है झारखंड के कोयला निक्षेप। आप इसके बारे में लिख देंगे, आपका पूरा नंबर इसका मिल जाएगा। ठीक है, आप अपने भाषा में भी इसको लिख सकते हैं। फिर हम लोग बात करते हैं अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की। देखिए, फिर इसमें आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा कि झारखंड राज्य के संदर्भ में ऊपरी गोंडवाना शैल के भूवैज्ञानिक अनुक्रम को लिखे। ठीक है, झारखंड राज्य के संदर्भ में जो गोंडवाना है, शैलों के भूवैज्ञानिक अनुक्रम है, उसको लिखना है। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर है कि प्रायद्वीपीय भारत के अनेक स्थानों पर ऊपरी गोंडवाना क्रम की शैलों मिलती है। ठीक है, यानी कि प्रायद्वीपीय जो भूवैज्ञानिक का प्रायद्वीपीय स्थान है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा है जो है कि गोंडवाना का ही शैल मिलती है। इसमें ऊपरी गोंडवाना का क्रम की शैल में पंचमहल, राजमहल, कोटा, जबलपुर और कच्छ की उमिया श्रृंखला सम्मिलित है। ठीक है, इसके निर्माण का समय ट्रियासिक से लेकर रिचला क्रीटेशियम युग तक आंका गया है। इस वर्ग की शैलों में रेंगने वाले जीवों या सरीसृपों के अवशेष कम मिलते हैं। यानी कि रेंगने वाले जीव और वहाँ पे जितने भी सरीसृप जीव हैं, उन लोग जो है कि बहुत कम मिलता है। परंतु फर्न तथा संकुल वनस्पति के अवशेष अधिकता से मिलती है। प्रायद्वीप क्षेत्र के अलावा गोंडवाना क्रम की शैलों की कश्मीर, स्पीति घाटी, तिब्बत के पार्श्ववर्ती भाग, साल्ट रेंज और उत्तरी पश्चिमी हिमालय पर्वतमालाओं में मिलती है। प्रमुख गोंडवाना क्रम की शैलों को पुनः 3 भागों में बांटा गया है। पहला कौन सा भाग है, तो तालचीर क्रम। गोंडवाना की क्रम की सबसे निचली श्रृंखला तालचीर क्रम के नाम से जाना जाता है। इसकी विशेषता यह है कि इसमें बालू पत्थरों की अधिकता है और हिमानियों के परिणाम स्वरूप भारी शिलाओं का विकास हुआ है। निचली गोंडवाना क्रम की शैलों को पुनः 3 भागों में बांटा गया है। अब देखिए, फिर इसमें आगे है कि ओल्डहम महोदय ने शिमला क्षेत्र में स्थित बलानी बोल्डर पर्त को दक्षिण भारत के तुल्य ही माना है। इसमें हिमजनित प्रस्तर शिलाएं मिलती है। गढ़वाल, जिसे हम मंदाली पर्त व असम में सेंकसोस के से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक तालचीर चट्टानों मिलती है। इसमें बलुआ पत्थर, कांग्लोमेरेट तथा चूने के पत्थर की शिलाएं मुख्य स्थान रहती है। इतना हो गया। इसमें आपका फर्स्ट भाग हो गया। इसको 3 भाग में बांटा गया है। देखिए 2 ठे और भाग क्या होगा इसमें। देखिए सेकंड भाग जो इसका होता है वो होता है आपका
कहारबाड़ी पर्त। तो कहारबाड़ी पर्त क्या होता है, देखिए निचली श्रृंखला के क्रम की कहारबाड़ी परतों में कोयला की तह पाई जाती है। इसमें कोयला की तह पाया जाता है, ठीक है। कोयला के अलावा कहारबाड़ी परतों में बिलौर युक्त कंकड़ तथा बलुआ पत्थर पाए जाते हैं। ये 500 से 600 फीट मोटी परतें हैं। इसमें गंगामोट्रिस तथा ग्लासोपैट्रिस भी सर्वाधिक पाए जाते हैं, ठीक है। अब इसका तीसरा भाग जो है, तीसरा भाग होता है दामोदा करम। दामोदा करम देखिए क्या होता है, निचली गोंडवाना श्रृंखला में तालचीर करम के बाद दामोदा श्रृंखला की चट्टानें महत्व रहती है। दामोदा करम आर्थिक दृष्टि से बहुत अधिक महत्व रखता है। इसमें रानीगंज बराबर स्तर क्षेत्र में कोयला परतें पाई जाती है। बराबर दामोदर की एक सहायक नदी है। बंगाल के बाहर दामोदा करम की चट्टानों सतपुड़ा महानदी व गोदावरी घाटियों में भी मिलती है। बराबर अवस्था की शैल तालचीर क्रम के ऊपर मिलती है। इसमें सफ़ेद बलुआ पत्थर शैल्स तथा कोयला निक्षेप आते हैं। रानीगंज क्षेत्र में पाए जाने वाले बराबर क्रम की कोयला परतों की गहराई 5000 फीट है, ठीक है। आप इतना ही इसमें लिख देंगे, तीनों भाग हो जाएगा, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है आपका इम्पोर्टेंट, देखिए फिर इसमें आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। तांबा निक्षेपों की उपस्थिति, वितरण एवं उपयोग का झारखंड राज्य में संदर्भ में वर्णन करें। यानी कि झारखंड राज्य के संदर्भ में आपको इसकी जो तांबा है, तांबा का निक्षेप की उपस्थिति, वितरण और उपयोग के बारे में वर्णन करना है, ठीक है। किसके बारे में, तो तांबा के बारे में। और कहाँ के लिए, तो झारखंड के लिए, ठीक है। देखिए इसमें मैं आपको आंसर बताता हूँ। तो इसका आंसर है कि तांबा एक बहुउपयोगी धातु है। इसका उपयोग बिजली उपकरण, घरेलू बर्तन, धातु मिश्र आदि कई कार्यों के लिए किया जाता है। इस खनिज के उत्पादन में झारखंड भारत की अग्रणी राज्य है, जहां देश का 33% तांबा उत्पादित होता है। भारत का 48% से अधिक सुरक्षित भंडार झारखंड राज्य में आंका गया है। अनुमान है कि झारखंड राज्य में कुल 1540 लाख टन तांबा सुरक्षित है, जो देश के कुल सुरक्षित भंडार का लगभग 48% है। झारखंड प्रति वर्ष 12 लाख टन से अधिक तांबा अयस्क का उत्पादन करता है। स्वतंत्रता के बाद इसके उत्पादन में उत्तरोत्तर वृद्धि होती रही है। झारखंड में तांबे का भंडार सिंहभूमि की तांबा पेटी, जो 130 किलोमीटर लंबी है और दुआरपुरम तथा बहरागुड़ा के मध्य फैली है, में विद्यमान है, ठीक है। इस द्वारपुरा फैली तांबा पेटी में मोसावनी, धोवनी, सुरदा, केंदाडी, पत्थरगोड्डा, घाटशिला एवं राखा मुख्य खाने हैं, जो प्रांत का अधिकांश तांबा उत्पादित करती है। इस पेटी के अतिरिक्त बरागंडा, जो हजारीबाग जनपद में है, अब अपनी प्रमुखता बनाने लगा है। जराडी, पारसनाथ, हजादू, हजारीबाग और सरवील एवं विवाखी मुख्य तांबा क्षेत्र है। झारखंड के कई अन्य क्षेत्र में भी तांबा मिलने की संभावना है। यह तांबा गलाने और शोधन करने के लिए घाटशिला राख में मऊ भंडार में कारखाने लगाए गए हैं। आप इतना ही लिख दीजिएगा, इसका पूरा आंसर आपको मिल। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य में आर्कियन शैलों का वर्णन शैल की भौगोलिक वितरण एवं आर्थिक महत्व के आधार पर करें। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। इसका आंसर है कि भूतल के प्राचीनतम शैलों की आर्कियन समूह को कहा जाता है। ये पृथ्वी के तमाम हिस्सों में आधार के रूप में अवस्थित सर्वत्र ही संरचना एवं बनावट में समरूपता पाई जाती है। विश्व के तमाम महापर्वत क्रमों के हीर एवं सारे ही प्रमुख पुरातन
पठारों के आधार पर इसी काल के शैलों के बारे में निर्मित है। ये मुख्यतः नीस, शिस्ट एवं ग्रेनाइट के बने होते हैं जो बाद के परतदार चट्टानों के लिए आधार पर प्रदान करते हैं। इन्हें एजोइक नाम भी दिया गया है। ये पूर्णतया रवेदार, विकृत के हद तक वलित एवं पताली आग्नेय पदार्थों द्वारा अत्यंत ही अंतर्वैधिक है। ये सामान्यतः पूर्ण विकसित पतिदार है। ठीक है, अब इसकी वितरण है। वितरण अब इसका देखिए क्या होता है। तो इसकी वितरण आर्कियन ग्रुप के रूपांतरित रवेदार तलछटों एवं नीस जन्य शैलों का भारतीय धरातल पर व्यापक क्षेत्रीय विस्तार है। भारतीय प्रायद्वीपीय के मध्यवर्ती एवं दक्षिणी भाग के इनका उल्लेखनीय क्षेत्रीय प्रसार है। पूर्वोत्तर में भी उड़ीसा, असम, मध्य प्रदेश एवं छोटा नागपुर में ये व्यापक भूभाग पर फैले हैं। अब देखिए इसकी वर्ग क्या होती है। तो वर्ग है कि क्षेत्रीय विस्तार की दृष्टि से आर्कियन कालीन नीस शैलों को बंगाल, बुंदेलखंड, चरानोकाइट, अरावली तथा हिमालय नामक कई वर्गों में रखा जा सकता है। बस इतना ही आप इसमें लिखेंगे, आपको नंबर मिल जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, देखिए इसमें अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आग्नेय शैल का, ठीक है, आग्नेय शैल का विभेद करें, यानी कि इसका वर्णन करें। आग्नेय शैल क्या होता है इसको बताएं। ठीक है, तो देखिए आग्नेय शैल क्या होता है। पहला, पृथ्वी अपनी पारंपरिक अवस्था में गर्म और तरल थी। धीरे धीरे वह ठंडी हुई और उनके ऊपर ठोस भूपर पट्टी बन जाती है, जिसे आग्नेय शैल कहते हैं। पहला हो गया। दूसरा में क्या हो जाएगा, ये प्रायः ज्वालामुखी सक्रियता वाले क्षेत्र में बनते हैं। ठीक है, अब तीसरा क्या होगा। तीसरा, आग्नेय चट्टान अत्यंत ही कठोर होती है। चौथा देखिए, चौथा क्या होगा, ये परत विहीन होती है। पांचवा, आग्नेय शैल जीवाश्म विहीन होती है। छठा, उदाहरण इसका क्या होगा, तो ग्रेनाइट और बेसाल्ट। इसमें अगर उदाहरण की बात किया जाए तो ग्रेनाइट और बेसाल्ट जो है आग्नेय शैल के उदाहरण है। तो ये ऑब्जेक्टिव में भी आपको पूछा जा सकता है कि आग्नेय शैल का उदाहरण दे, तो इसमें ग्रेनाइट और बेसाल्ट। ठीक है, फिर इसमें देखिए आपका संतवा है कि आग्नेय शैल में निचले भाग की अपेक्षा ऊपरी भाग में संधियां अधिक पाई जाती है। इतना लिख देंगे, आपका एक क्वेश्चन बन करके तैयार कि आग्नेय शैल का विभेद करें। ठीक है, फिर आपका इम्पोर्टेंट अगला क्वेश्चन है कि अवसादी शैल का विभेद करें, यानी कि अवसादी शैल क्या होता है इसके बारे में वर्णन करें, इसके बारे में कुछ बताएं। तो देखिए इसमें क्या होगा, अपक्ष तथा अपर्दनात्मक प्रक्रमों द्वारा चट्टानों के टूटने फूटने से यह मालवा का एक स्थान दूसरे स्थान पर जमाव हो जाता है, जिससे अवसादी शैल का निर्माण होता है। ठीक है, दूसरा हो जाएगा कि ये प्रायः जमाव के कारण निर्माण होता है। तीसरा हो जाएगा कि इस चट्टान मुलायम होती है, ये खेत विहीन भी होती है, यानी कि खेत बनाने लायक भी होती है। अब चौथा हो जाएगा कि इस चट्टानों में कई तरह की परतें पाई जाती है जो एक दूसरे के ऊपर लेटी रहती है। ठीक है, अब पांचवा में हो जाएगा इसका कि इसमें जीव जंतुओं के अवशेष पाए जाते हैं। छठा इसका उदाहरण हो जाएगा बालू, पत्थर, चूना। ठीक है, ये अवसादी शैल का उदाहरण है। अगर अवसादी शैल का उदाहरण पूछा जाए तो बालू, पत्थर और चूना। फिर आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा अगला कि कयांत्रित शैल का विभेद करें। कयांत्रित शैल जो है उसका विभेद करें। तो देखिए इसमें क्या होगा, कयांत्रित शैल का विभेद। तो कयांत्रित शैल में आपको लिखना होगा पहला कि कयांत्रण शब्द का अर्थ रूप परिवर्तन से है। आग्नेय तथा अवसादी शैल के रूपांतरण से रूपांतरित या कयांत्रित शैल का निर्माण होता है। ठीक है, फिर आपका दूसरा हो जाएगा कि इसका निर्माण एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन के कारण होता है। तीसरा हो जाएगा कि रूपांतरण चट्टानों का काफ़ी कठोर हो जाता है। चौथा हो जाएगा कि इसमें परतें भी नहीं पाई जाती है।
फिर आपका पांचवा हो जाएगा कि कयांतरित सेल में जीवाश्म तथा अवशेष नष्ट हो जाती है। उदाहरण इसका हो जाएगा नीस और संगमरमर। देखिए फिर इसमें आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा इम्पोर्टेंट वाला कि अभ्रक के विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग के बारे में लिखें, यानी कि इसका अभ्रक का उपयोग के बारे में लिखना है अलग अलग क्षेत्र में। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर होगा कि अभ्रक उत्पादन की दृष्टि से झारखंड ही केवल भारत अपितु विश्व का एक अग्रणी उत्पादन करती है, यानी कि भारत में जो है कि कुल मिला के झारखंड में ही सबसे ज़्यादा अभ्रक का उत्पादन होता है और यहाँ ही केवल होती है और कहीं नहीं होता है। क्योंकि अभ्रक ताप का कुचालक होता है और यह उच्च ताप सह खनिज होता है, इसलिए इसका उपयोग निम्नलिखित क्षेत्र में होता है। पहला, विद्युत क्षेत्र में अभ्रक का उपयोग किया जाता है। तो इसका उपयोग विद्युत रोधक, टेलीफोन तथा अन्य विद्युत सामग्री बनाने के काम आता है। ठीक है, फिर इसमें आपका दूसरा हो जाएगा कि परिवहन क्षेत्र, ये विभिन्न प्रकार के मोटर तथा वायुयान बनाने के काम में आता है। ठीक है, तीसरा में होगा आपका बर्तन उद्योग। तो बर्तन उद्योग मिट्टी के बर्तनों पर चमकदार पॉलिश करने में इसके अतिरिक्त अभ्रक का औषधि औषधि निर्माण, श्रृंगार का सामान, किसी भी वस्तु के इसके पतले से पतली परत चढ़ाई जाती है। चूँकि अभ्रक एक गुण उसका पूर्ण आधार विदलन है, इस गुण के कारण इसका उपयोग क्षेत्र रक्षक, चश्मों, मकानों की खिड़कियां, गाड़ी के शीशे, सजावट के सुंदर कागजों, लालटेन या लैंप की चिमनियों तथा खपरेलों को बनाने के काम आता है। ठीक है, आप इतना ही इसमें लिखेंगे। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, फिर आपको मैं क्वेश्चन नंबर 10 बता रहा हूँ जो कि इम्पोर्टेंट है और लास्ट भी है। इस वीडियो में 10 क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन है जो कि इम्पोर्टेंट है। ये सारा क्वेश्चन आएंगे, आप इसका तैयारी कर लेंगे। ठीक है, इसमें है कि झारखंड के आर्कियन शैलों के भूवैज्ञानिक अनुक्रम यानी कि JHC जोन्स ने दिया, उसे लिखे, यानी कि JHC जोन्स जो थे वे दिए थे, इसको लिखना है। ठीक है, इसमें देखिए क्या होगा आपका, इसमें होगा कि झारखंड के आर्कियन शैलों जिसे सिंहभूम के भूवैज्ञानिक अनुक्रम JHC जोन्स ने दिया, उन शैलों का निम्नांकित अनुक्रम स्थापित किया। ठीक है, नीचे दिए हुए क्रम को स्थापित किए हैं। अब कौन सा क्रम था, तो ये सारा क्रम था, इस क्रम को लिखना अनिवार्य है, तब आपको जाके नंबर मिलेगा। ठीक है, देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है कि पूर्व कैब्रियन कोल्हान श्रेणी। ठीक है, पहला था कोल्हान श्रेणी, दूसरा विषम विन्यास, तीसरा था नया डोलेराइट, चौथा था सिंहभूम ग्रेनाइट, फिर पांचवा था छोटा नागपुर नाइस, फिर सातवां था कि लावा यानी कि डालमा एवं धनजोरी लावा। ठीक है, और अगला था कि धनजूरी बालुकास्म। उसके बाद इसका जो है कि विषयम विन्यास क्या था, तो लोहे अयस्क यानी कि लोहा अयस्क अत्यधिक लावा, लोहा अयस्क जो है उसमें अत्यधिक लावा। श्रेणी जो है इसका ऊपरी सेल, श्रेणी किस टाइप का था, तो ऊपरी सेल यानी कि प्रोटीट हेमेटाइट करवाट जो। ठीक है, अब निम्न सेल यानी कि चूना पत्थर आधारित संगुटिकास्म एवं बालुकास्म था। यही आपका है। और जो लास्ट क्वेश्चन हुआ, ये सारा क्वेश्चन आपका पूछे जाएंगे। अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लेंगे, ताकि और जो वीडियो मैं डालूंगा वे आपका एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट वीडियो होगा और वे आप तक आसानी से पहुंच जाए। ठीक है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। थैंक यू।